नमस्कार साथियों, सौरभ क्लासेज में आप सभी के एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। साथियों, भारतीय संविधान की जो श्रृंखला लेकर हम लोग चल रहे थे, उसी श्रृंखला की ये एक क्लास है। आप लोग जानते हैं सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित जो पहली कक्षा मेरे द्वारा ली गई थी वो आप तक पहुंच चुकी है। हम लोगों ने संविधान सभा से शुरुआत की थी भारतीय संविधान पढ़ने की, और हम पहुंच चुके हैं भारत के सर्वोच्च न्यायालय तक, सुप्रीम कोर्ट तक। सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हुई पहली कक्षा आपको प्राप्त हो चुकी है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर है? दिल्ली में स्थापित किया गया है। और इसके साथ ही हमारी जो न्यायपालिका है वो एकीकृत है। ये ध्यान रखेंगे साथियों कि सरकार के, किसी भी सरकार के जहां लोकतंत्र है वहां पर सरकार के 3 अंग होते हैं: कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। देश के सिस्टम को सही चलाने के लिए आवश्यक है कि न्यायपालिका स्वतंत्र हो। मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि हमने यूएसए से सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था को ग्रहण किया है। तो हमारे यहाँ कार्यपालिका, जो नए छात्र हैं थोड़ा सा उनके लिए एक भूमिका बना ली जाए, वो समझ जाएं। कार्यपालिका विधायिका अर्थात ऐसी संस्था जो कानून का निर्माण करती है, और न्यायपालिका तो आप देखते हैं कि कार्यपालिका के अंतर्गत केंद्र में अगर हम देखें तो राष्ट्रपति महोदय आते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति और मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद, जो भी कह लें। और यहीं पर अगर देखें राज्यों की कार्यपालिका में तो राज्यपाल, मुख्यमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद। तो कार्यपालिका का ये सिस्टम आपने देखा है, लंबी बातचीत हम लोगों ने की है, खासकर केंद्र के बारे में कि किस प्रकार से राष्ट्रपति की क्या पावर्स हैं, राज्यसभा लोकसभा का गठन कैसे होता है, इन सारे मुद्दों पे बातचीत हो चुकी है। विधायिका से जुड़ी हुई जो बातें हैं यहां भी देखें आप तो लोकसभा और राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति। ध्यान रखेंगे साथियों, हमारे यहाँ शक्तियों का पृथक्करण सिद्धांत कठोरता से लागू नहीं किया गया है। मैंने आपको बताया था इससे पहले की कक्षा में कि फ्रांस के एक बड़े विद्वान कानूनवेत्ता मॉन्टेस्क्यू ने शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत दिया था। उसने कहा था कि शक्तियों को एक हाथों में केंद्रित नहीं होना चाहिए, बल्कि शासन की इन तीनों शक्तियों को अलग अलग लोगों के पास होना चाहिए। तो अमेरिका में शक्तियों का पृथक्करण ज्यादा कठोरता से लागू हुआ, लेकिन भारत में इसे ज्यादा कठोरता से लागू नहीं किया गया। अमेरिका ने अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था अपनाई है, जबकि भारत ने व्यवस्थापिका और कार्यपालिका को समन्वित करते हुए संसदीय शासन व्यवस्था अपनाई है। तो संसदीय शासन व्यवस्था के कारण राष्ट्रपति कार्यपालिका का महत्वपूर्ण हिस्सा तो है ही, लेकिन वो साथ साथ विधायिका या केंद्र में कहा जाए तो संसद का भी महत्वपूर्ण अंग होता है। कानून बनाने में उसकी भी भूमिका होती है। आप लोग जानते हैं कि जब तक राष्ट्रपति किसी बिल पर सिग्नेचर नहीं करता तब तक वो कानून का रूप धारण नहीं करता है। इसी प्रकार से अगर राज्य में देखें तो राज्य में विधानमंडल और विधानमंडल के भी 2 सदन, विधानसभा, और कुछ राज्यों में विधान परिषद, जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में विधान परिषद भी काम कर रही है। न्यायपालिका की अगर हम बात करें तो न्यायपालिका को केंद्र और राज्यों में विभाजित नहीं किया गया है। मैंने पहले भी आपसे बताया था
कि न्यायपालिका हमारे यहाँ जो है वो एकीकृत है, इकाहरी न्यायपालिका है, एकीकृत न्यायपालिका है, न्यायपालिका का विभाजन नहीं किया है। न्यायपालिका को देखें तो लगभग ये सिंबल बन के सामने आएगा। सबसे टॉप पर इसके है हमारा सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय, आप जो भी कह लें। फिर हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय, और सबसे नीचे जो है वो जिला अदालतें, जिला न्यायालय। जिले में भी आप देखें तो न्यायालय फौजदारी और दीवानी के अलग अलग होते हैं। तो हम लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से न्यायपालिका को विधायिका और कार्यपालिका के हस्तक्षेप से लगभग मुक्त रखने का प्रयास किया गया है, जिससे कार्यपालिका या व्यवस्थापिका का दबाव सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या अन्य अदालतों पर ना पड़े। ये प्रयत्न हमारे संविधान निर्माताओं द्वारा किया गया और आज भी ये प्रक्रिया निरंतर चल रही है। हमारा न्यायालय पूरी तरह स्वतंत्र है और जनता को निष्पक्ष न्याय प्रदान कर रहा है। आइए हम लोग आगे चलेंगे। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था, ये तो थोड़ी सी आपको समझाने के लिए मैंने एक भूमिका बनाई। पिछली क्लास में आपको बताया गया था कि वर्तमान जो चीफ जस्टिस हैं वो 50वें नंबर के हैं और उनका नाम क्या है, DY चंद्रचूड़। ध्यान देंगे, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ साहब इस समय हमारे CJI हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। ये ध्यान रखेंगे। अब यहीं पर एक प्रश्न उठता है, परीक्षाओं में अलग अलग पूछा जा सकता है आपसे कि क्या कोई महिला भी आज तक CJI के पद पर आरूढ़ हुई है? तो आप ध्यान रखेंगे अभी तक भारत में कोई महिला सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पद पर नहीं पहुंची है, या कहा जाए तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं बनी है। हाँ, ये अवश्य है कि सुप्रीम कोर्ट में महिला जजों के रूप में नियुक्त हुई हैं, उन्होंने काम किया है। पूछा जाए कि कौन सी महिला सबसे पहली बार, प्रथम बार कौन सी महिला है जो सुप्रीम कोर्ट में जज बनी, तो सुप्रीम कोर्ट में जज बनने वाली प्रथम महिला, सुप्रीम कोर्ट में जज बनने वाली प्रथम महिला कौन है? ये हैं श्रीमती एम फातिमा बीवी, एम फातिमा बीवी। ये पहली महिला थी जिनको सुप्रीम कोर्ट में जज के पद पर नियुक्त किया गया। लेकिन आप अंतर को अच्छे से समझेंगे, आज तक कोई भी महिला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं बनी है, अर्थात मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी है, जबकि न्यायाधीश बन चुके हैं। आइए आगे हम लोग बातचीत करते हैं, आगे बढ़ेंगे। ये थी तथ्यात्मक कुछ बातें। अब हम देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में जज बनने की योग्यता क्या होती है। सुप्रीम कोर्ट में जज बनने की क्या योग्यता है, इस पर बातचीत की जाए। कुछ योग्यताएं जो सारे पदों के साथ कॉमन है, जैसे वो भारत का नागरिक हो, आप जानते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई नई बात नहीं है, भारत का नागरिक होना चाहिए, ये ध्यान रखेंगे। दूसरी बात अगर हम लोग करें, दूसरी जो योग्यता देखें, पहली मैंने आपको बताई कि भारत का नागरिक हो। सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए जो दूसरी योग्यता है वो क्या है? जो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का जज बनना चाहता है वो किसी हाई कोर्ट में, किसी हाई कोर्ट में, उच्च न्यायालय में न्यूनतम 5 वर्ष जज के पद पर कार्य कर चुका हो, न्यूनतम 5 वर्ष न्यायाधीश रहा हो। न्यायाधीश रहा हो, ध्यान रखेंगे, किसी हाई कोर्ट में
या एक से अधिक हाई कोर्ट में वो निरंतर 5 वर्षों तक, कम से कम 5 वर्षों तक न्यायाधीश के पद पर कार्य कर चुका हो। फिर आप पूछेंगे कि यदि कोई सुप्रीम कोर्ट में जज बनना चाहता है लेकिन वो हाई कोर्ट का न्यायाधीश नहीं है तो क्या वो जज बन सकता है? निश्चित रूप से वो जज बन सकता है। उसके लिए एक और योग्यता निर्धारित की गई है। वो योग्यता क्या है कि किसी उच्च न्यायालय में या सुप्रीम कोर्ट में न्यूनतम 10 वर्ष तक वकालत कर चुका हो। ये भी ध्यान रखेंगे, ये दूसरी कंडीशन है। या तो वो हाई कोर्ट में 5 वर्ष तक जज रहा हो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए, या फिर अगर ये शर्त वो पूरी नहीं करता है तो किसी हाई कोर्ट में या एक से ज्यादा हाई कोर्ट में अथवा सर्वोच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्षों तक उसने वकील के रूप में कार्य किया हो। ये दूसरी योग्यता है। यहां ध्यान रखेंगे, आज तक जितने जज बने हैं उनमें से ज्यादातर सुप्रीम कोर्ट के जज ऐसे हैं जो पहली शर्त के आधार पर ही बने हैं। यद्यपि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो वकील से जज के रूप में बनाए गए हैं, वकील थे और बाद में जज बन गए। आपको एक केस याद दिला दूं, 1973 में एक बड़ा केस का फैसला आया था, आप लोगों को याद होगा। जो संविधान के छात्र हैं केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, आपको याद होगा। केशवानंद भारती का जो केस था अब तक की सबसे बड़ी संविधान पीठ बनाई गई थी। इसमें 13 जजों की पीठ थी और इसकी जो अध्यक्षता कर रहे थे, इस पीठ की जो अध्यक्षता कर रहे थे वो थे एम.एस. सीकरी साहब। एम.एस. सीकरी साहब जो हैं ये वकील से ही जज बने थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखें, यदि कोई व्यक्ति ये तीसरी शर्त भी नहीं पूरी करता है तो एक और प्रावधान किया गया है। एक और प्रावधान है, जो तीसरा प्रावधान है सुप्रीम कोर्ट में जज बनने का, वो क्या है ध्यान से समझेंगे। राष्ट्रपति की नजर में वह कानून का अच्छा जानकार हो, अच्छा विधिवेत्ता हो, अच्छी जानकारी रखता हो, ऐसा व्यक्ति भी जज बनाया जा सकता है सर्वोच्च न्यायालय में। लेकिन ये ध्यान रखेंगे, अभी तक इस शर्त के आधार पर, जो तीसरी शर्त मैंने आपको बताई है कि राष्ट्रपति की नजर में कानून का अच्छा जानकार हो, इस आधार पर अब तक किसी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट में जज नहीं नियुक्त किया गया है। जज इन्हीं 2 श्रेणियों से बनते रहे हैं। हाई कोर्ट में 5 वर्ष कम से कम जज के रूप में जिन्होंने काम किया हो, या उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में न्यूनतम 10 वर्ष तक जिन्होंने वकील के रूप में कार्य किया हो। ये ध्यान रखना है, ये योग्यता है। आगे बढ़ेंगे। जिस व्यक्ति में ये योग्यता होगी वो व्यक्ति क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट में जज बनने की योग्यता रखता है, सुप्रीम कोर्ट में जज बन सकता है। अब अगर इनकी नियुक्ति प्रक्रिया की बात करें, आप लोग जानते हैं संविधान का अनुच्छेद 124 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। कौन करेगा? राष्ट्रपति करेंगे। तो जो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्तियां की जाती हैं वो किस प्रकार की होंगी ये भी समझें। 1950 से लेकर 1993 तक जो नियुक्तियां की गई वो राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिमंडल की सिफारिश पर, विधि आयोग की सिफारिश पर की जाती रही। लेकिन 1993 के बाद
विधि व्यवस्था थोड़ा सा परिवर्तित हुई। 1993 से आज जब हम लोग बात कर रहे हैं 2023 की, क्या प्रक्रिया अपनाई गई है? आप लोगों ने अवश्य सुना होगा कॉलेजियम सिस्टम। इस प्रक्रिया को क्या कहा गया? कॉलेजियम सिस्टम। कॉलेजियम सिस्टम क्या है, कॉलेजियम प्रणाली क्या है, इस पर भी बातचीत कर लें। कॉलेजियम प्रणाली क्या है जरा हम इसको समझ लें। कॉलेजियम प्रणाली में ये निर्णय लिया गया, एक केस आया था सुप्रीम कोर्ट के ही सामने, एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ, एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ। एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ही निर्णय देते हुए कहा कि जजों की नियुक्ति की जो प्रक्रिया है ये सही नहीं है, इसमें कुछ परिवर्तन होना चाहिए, और उस परिवर्तन को लागू करने के लिए कॉलेजियम प्रणाली का गठन हुआ। कब हो रहा है? 1993 में। कॉलेजियम प्रणाली क्या है जरा समझ लें, थोड़ा सा जान लें। विस्तृत बातचीत हम किसी और क्लास में करेंगे क्योंकि बड़ा टॉपिक है, आसानी से समझ में आने वाला नहीं है। सिंपल भाषा में आपको समझा देता हूं। कॉलेजियम प्रणाली में कहा गया कि इसमें 5 लोग होंगे। कॉलेजियम में कितने होंगे? 5 लोग होंगे। 5 कौन कौन होंगे? एक तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे जो अध्यक्ष के रूप में काम करेंगे, कॉलेजियम के अध्यक्ष होंगे, और शेष 4 सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे। वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे। ध्यान रखिएगा, हम लोग कब की बात कर रहे हैं? 1993 की बात कर रहे हैं। 4 सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे। इन 5 लोगों से मिलाकर कॉलेजियम बनेगा, और ये कॉलेजियम राष्ट्रपति महोदय के पास ये सिफारिश भेजेगा कि किसको सुप्रीम कोर्ट में जज बनाया जा सकता है। फिर आप देखें, अब तक हम लोग बातचीत जो कर रहे थे वो अनुच्छेद 124 की कर रहे थे, लेकिन यहां पर एक प्रश्न उत्पन्न हो गया, एक मामला आया। वहां यह प्रश्न हुआ, क्या इस कॉलेजियम की सिफारिश मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य हैं या नहीं है? और इसको दूर करने के लिए, इस बाधा को दूर करने के लिए आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति महोदय ने सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांगा। आप लोग जानते हैं अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांग सकते हैं। तो अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति ने यह परामर्श मांगा सुप्रीम कोर्ट से कि क्या इस कॉलेजियम की सिफारिश मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य होंगे या नहीं होंगे। तो कॉलेजियम ने कहा कि राष्ट्रपति कॉलेजियम की सिफारिश को एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं, परंतु यदि उन्हीं नामों को दोबारा कॉलेजियम द्वारा भेजा जा रहा है तो मानने के लिए राष्ट्रपति महोदय बाध्य होंगे, राष्ट्रपति को स्वीकृति देनी पड़ेगी। लेकिन आप लोग जानते हैं कुछ ही समय बाद क्या हो रहा है, कुछ ही समय बाद आप देखेंगे जब अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री थे। अटल बिहारी वाजपेयी बड़ा नाम है, एक अलग छवि के व्यक्तित्व रहे। अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या किया, 2000 में, सन 2000 में संविधान समीक्षा आयोग की नियुक्ति की। संविधान समीक्षा आयोग बनाया और इस आयोग ने 2002 में सिफारिश दी, 2002 में अपनी सिफारिश दी, जिसमें यह कहा गया कि कॉलेजियम प्रणाली पूरी तरह से दोष मुक्त नहीं है और जजों की नियुक्ति के लिए एक परीक्षा के आधार पर व्यवस्था बनाई जानी चाहिए, लेकिन इसको स्वीकार नहीं किया गया है अब तक। ये भी आपको ध्यान रखना है। इन्होंने कहा था, इस संविधान समीक्षा आयोग ने कहा था, इस संविधान समीक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? MN वेंकट चलैया, वेंकट
चिलैया, जस्टिस एम.एन. वेंकट चिलैया, इन्होंने कहा था कि एक न्यायिक नियुक्ति आयोग बनाया जाए जो जजों की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया तय करेगा, लेकिन ये संभव नहीं हो पाया अभी तक, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो आशा करता हूं कि आप थोड़ा सा समझ गए होंगे। बाकी नेक्स्ट दिन बातचीत करेंगे जब किसी दिन, तो स्पेशल कॉलेजियम पर एक क्लास आपको उपलब्ध करवाऊंगा, वहां अच्छे तरीके से गहराई से बातचीत होगी। हमने देख ली कि किस प्रकार से जजों की नियुक्ति की जाती है सुप्रीम कोर्ट में, उनकी योग्यता क्या है, उनकी नियुक्ति किस प्रकार से होती है, किसके द्वारा होती है, कॉलेजियम की सिफारिश पर किसके द्वारा हो रही है, राष्ट्रपति के द्वारा हो रही है। ये भी कहा गया है कि राष्ट्रपति जजों की नियुक्ति के संदर्भ में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अर्थात सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से, भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करेंगे। निश्चित रूप से उनसे बातचीत करके ही अन्य जजों की नियुक्ति होगी। इतना ही नहीं, राष्ट्रपति अगर उचित समझें तो वो सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के अन्य जजों से भी सलाह मशवरा कर सकते हैं। यह भी संविधान में लिखा हुआ है। आइए आगे चलते हैं, थोड़ी सी बातचीत और कर लें। शपथ की बात अगर की जाए कि इनको शपथ कौन दिलवाता है, जैसे कि तमाम परीक्षाओं में प्रश्न आता है कि सुप्रीम कोर्ट के जजों को शपथ कौन दिलवाता है, या सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलवाता है। तो ध्यान रखें, संविधान कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के जजों को शपथ कौन दिलाएगा, और भारत के राष्ट्रपति दिलाएंगे, भारत के राष्ट्रपति दिलाएंगे। लेकिन व्यवहार में यह है कि राष्ट्रपति CJI अर्थात चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को शपथ दिलाते हैं, शपथ ग्रहण करा देते हैं, और अन्य जो न्यायाधीश नियुक्त किए जाते हैं उनको सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ही शपथ दिला देते हैं। ये ध्यान रखेंगे, संविधान में कहा गया कि राष्ट्रपति दिलाएंगे सबको, लेकिन व्यवहार में राष्ट्रपति केवल मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाते हैं, बाकी को मुख्य न्यायाधीश ही शपथ दिला देते हैं। आइए, शपथ की बात हो गई तो थोड़ा सा वेतन की बात भी कर ली जाए। वेतन क्या मिलता है इन लोगों को? वेतन की अगर हम बातचीत करें तो सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या मुख्य न्यायाधीश, जो भी आप कह लें, मुख्य न्यायाधीश, यद्यपि मैं पहले भी आपको अलग अलग क्लासों में लगभग जो मुख्य हमारे संवैधानिक पदाधिकारी हैं उनके वेतन के विषय में जानकारी दे चुका हूं, लेकिन क्योंकि ये क्लास का एक हिस्सा है इसलिए आपको जानकारी देना आवश्यक है। ध्यान रखें, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या मुख्य न्यायाधीश जो हैं सुप्रीम कोर्ट के, इनको 2,80,000 रुपये, 80,000 रुपये वेतन प्राप्त होता है, और ये वेतन भारत की संचित निधि पर भारित होता है। अन्य जो जज हैं, अन्य जो न्यायाधीश हैं, सुप्रीम कोर्ट के, उन्हें 2,50,000 रुपये वेतन मिलता है। और ये भी ध्यान रखें कि इनका ये जो वेतन है ये आयकर से मुक्त होता है, इनकम टैक्स इनको नहीं देना होता है। इतना ही नहीं, इन वेतन के साथ साथ, इस वेतन के साथ साथ इन्हें अन्य प्रकार की सुविधाएं और भत्ते भी प्राप्त होते हैं। साथ ही साथ संविधान इनकी स्वतंत्रता को बरकरार रखने के लिए, इनको निष्पक्ष रखने के लिए यह भी प्रावधान करता है कि पद पर रहते हुए इनके वेतन भत्तों में या अन्य लाभों में कोई कमी नहीं की जा सकती है। लाभ पहुंचाया जा सकता है लेकिन उसमें कमी नहीं की जा सकती है। तो आज हम लोगों ने बातचीत की कि किस प्रकार से इनकी नियुक्ति होती है, नियुक्ति कौन करता है, नियुक्ति की प्रक्रिया क्या है, किस प्रकार से कॉलेजियम प्रणाली काम करती है, इनका वेतन क्या है और किस प्रकार से इनको शपथ दिलाई जाती है। नेक्स्ट क्लास में जब हम आप मिलेंगे, आज थोड़ा सा
समय कम है, इस वजह से नेक्स्ट क्लास की बातचीत मैं कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे तो सुप्रीम कोर्ट से जुड़े हुए अन्य मुद्दों पर, अन्य अनुच्छेदों पर हम लोग बातचीत करेंगे। अगली क्लास में हमारी आपकी मुलाकात होगी। धन्यवाद, नमस्कार।